जिनके जुल्म से दुखी है जनता, हर बस्ती हर गांव में दया धर्म की बात करे वो बैठ के भरी सभाओं में। दान का चर्चा घर घर पहुंचे, लूट की फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने है, असली सूरत छुपी रहे। तो इसी आदमी ने यह गीत लिखा था कि हमको पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। ये हमारा मिशन है। रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। और हमारा अल्टीमेट गोल जो है, सत्ता पे आना है। सत्ता पे बहुसंख्यक लोग सत्ता पे जाते हैं और अल्पसंख्यक लोग यूनियन बनाते हैं। हमको संगठन नहीं बनाना है, हमको इस देश पर राज करना है, क्योंकि हम बहुसंख्यक हैं। नफरतों के ज़माने में जब नफरतों की दुकान खोल के राहुल गांधी घूम रहे हैं और उसकी पार्टी वाले आधे इधर आधे उधर कर रहे हैं नफरतों के जवान में हमको, जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। प्रोफेसर रतन साहब ने जो कहा, बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी पर बात कही उन्होंने। जो हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जो इंटेलेक्चुअल हैं, जाहिर है उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, मुल्क के प्रति। सब लोगों का ये मानना है कि मुल्क का जो एक तस्वीर बनती है, जो मुल्क का नक्शा बनता है, उसमें हमारे बुद्धिजीवियों का, इंटेलेक्चुअल्स का एक बहुत बड़ी उनकी भूमिका होती है। क्योंकि उनको समाज का अगुवा माना जाता है, वो समाज की रहनुमाई करते हैं। इसलिए लोगों की अपेक्षा, लोगों की उम्मीदें उनसे ज़्यादा वाबस्ता होती है। और जब वो समाज का वो वर्ग, वो समुदाय अगर वो खामोशी अख्तियार कर लेता है, किनाराकश कर लेता है, तो वैसी हालत में कौम का, मुल्क का, समाज का क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो बुद्धिजीवी हैं, बेखौफ होकर उनको आगे आना चाहिए और अपनी बात को कहनी चाहिए। जो वो महसूस करते हैं, जो मुल्क के अंदर जो वाक़यात हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, उस पर अपनी खुलकर राय देनी चाहिए, ताकि आम लोग उससे उनको कुछ रोशनी मिल सके, कुछ रास्ता दिखाई पड़े। ये ज़रूरी था। जावेद साहब ने भी जो बातें कही कि पहले के ज़माने में जब कोई बात होती थी, सांप्रदायिक बात कोई कहता था, कोई जब अल्पसंख्यक के ऊपर किसी तरह का आक्षेप लगाता था, तो जो बहुसंख्यक होते थे, जो हमारे हिंदू भाई होते थे, वो आगे आते थे। पहले वो आगे आते थे और वो ही हमको एक तरह से वो हमारे ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। आज उसकी भी कमी हम महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है, ठीक कहा हमारे संतोष जी ने कहा था या रतन जी ने कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर ये खूबसूरती रही है कि इस मुल्क के जो ख़ासकर अक़लियत के जो रहनुमा रहे हैं, वो हिंदू रहे हैं। उनको लोगों ने माना है, उनको मान्यता दिया है। चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो
इंदिरा गांधी हो, चाहे वो मुलायम यादव जी हो, चाहे वो और जो लालू जी हो, इस तरह कितने लोगों का नाम गिनवाया जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा अक़लियत की आवाज़ को और अक़लियत के दुख और दर्द को हुकूमत के सामने रखने का काम किया है, मुल्क के सामने रखने का काम किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों की ज़रूरत आज भी है और बहुत शदीद है, क्योंकि आज जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरफ से हम गुज़र रहे हैं, वो बहुत ही गलत रास्ते पर जा रहा है। और सुतोष जी ने भी बहुत अच्छी बात कहा कि संविधान की रक्षा, सही मानों में हम सब की हिफाजत, हम सब का मुस्तकबिल, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा संविधान बचता है या नहीं बचता है। संविधान बनाने के पीछे जो उद्देश्य था, जो मकसद था, वो यही था कि इस मुल्क के अंदर जो भी कौमें रहती हैं, जो भी आबादी रहती है, जनसंख्या रहती है, उन सबों को यह एहसास हो कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और मेरा भी उतना ही हक़ है जितना किसी दूसरे का है। तो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था, तो जाहिर है कि उसमें पूरा दिमाग उन्होंने लगाया था। वो लोग, जिन लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया था, वो सारे लोग दूरदर्शी लोग थे, दूरअंदेश लोग थे, और वो मुल्क के हालात को, मुल्क की जो तस्वीर थी, जो बनावट थी, उसको वो बहुत नज़दीक से समझते थे और देख रहे थे। वो जानते थे कि अगर इस मुल्क को अगर बचाना है तो इस मुल्क को एक ऐसा आइन देना चाहिए, ऐसा संविधान देना चाहिए जिसमें सभी लोगों को इस बात का एहसास हो कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं और इस मुल्क में मेरी भी हिस्सेदारी हो। तो ये ज़रूरी है। आज हम लोगों को कौमी तंजीम ने हमेशा, जैसा मैंने कहा, कि इन बातों को उठाने का काम हमने किया। जो भी हमारी ताकत है, जो भी हमारा संगठन है, हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है कि लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई जाए। और यहाँ इस मंच पर आपने देखा कि हमने सभी कोशिश की, तमाम धर्मनिरपेक्ष जो हमारे लीडर हैं, जो अपने अपने पेशे में जिनकी अपनी एक हैसियत है, वैसे तमाम लोगों को बुलाया, सियासी लोगों को भी बुलाया और गैर सियासी लोगों को भी बुलाया। तो वो उस मेरे बुलाने का मकसद यही था कि तमाम लोग ख़ास तौर पर जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो समाज में अपनी एक हैसियत रखते हैं, ऐसे लोग अगर आगे बढ़कर हमारी आवाज़ नहीं, बल्कि हम कहेंगे मुल्क की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल का हल निकल सकता है, बहुत सारी मुसीबतें टल सकती हैं। लेकिन अगर हम सब लोग इस इंतज़ार में रहेंगे कि पहले आप, तो हमारा जो मकसद है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। हर आदमी को अपने अपने फ़राइज़ अंजाम देने होंगे, तभी जाकर मुल्क बचेगा और मुल्क का आइन बचेगा और मुल्क के अंदर अमन और अमान बचेगा। ये जो आज का सेमिनार था, उसका मकसद खुद ही जो हमारे मेहमान हजरात आए थे, उन्होंने बहुत तफसील से उस पर रोशनी डाली है और उसको बताया है कि आज के मौजूदा दौर में जो हालात हैं, उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है या किस तरह उसका मुकाबला किया जा सकता है। कौमी तंजीम, जिसकी बुनियाद 1982 में रखी गई थी, और तब से लगातार जब भी मुल्क के हालात बिगड़ते हैं, कोई भी ऐसी बात सामने आती है जो हमारे समाज के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए जो एक ख़तरा महसूस होता है, तो हम लोग उसको हमेशा उस पर आवाज़ उठाते रहे हैं। बहुत पहले हम लोगों ने
एक आंदोलन चलाया था कि नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो।